Welcome, friends, and welcome to this ongoing Vedic astrology course, lesson number 25. And see, as we are approaching the end of the course, let me tell you that वैसे normally I don't do this that KP में खास करके क्योंकि KP के सारे वीडियोस जो मैं बनाता हूँ क्लासेस के उनको तो मैं एक दो दिन के लिए YouTube पे डाल देता हूँ for general public viewing and then I withdraw it. But this time, see my this entire Vedic course that I have taught, right from lesson 1 to 25. I think are all the videos I have put on YouTube for for the general public. Only the reason being that Vedic was somehow losing its I don't know appeal or popularity or whatever, however you may wish to call it. But today feedback आपको देता हूँ कि जो हमारा systems approach जो है उसका it has a it's getting a very good response. I'm receiving very good feedback from people and people are contacting me कि आप जो Vedic पढ़ा रहे हैं that is different from the traditional Vedic and it seems to be very you know logical and very rational and very reasonable. मतलब कुछ उसमें without any rational or logic nothing is there. एंड फेस वैल्यू पर कुछ ले लेना ये योग होगा तो ऐसे होगा ये वो योग होगा तो ऐसे होगा ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज इट अपीयर्स टू दी कि बड़ा अच्छा सा रैशनली जो है ना एक्सप्लेन्ड है तो एनीवे देखिए आज एज आई हैड टोल्ड यू आई हैड टोल्ड यू दैट इट विल बी अ general just doubt clearing class today and which according to me is quite important तो कुछ हमारे पास है मैंने कोई राइट अप नहीं तैयार किया है इसका राइट अप नहीं तैयार किया बट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप हमसे पूछेंगे और मुझे जो लगता है कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं है ना कुछ क्वेश्चंस दैट आर कॉमनली पीपल के दिमाग में जो डाउट आता होगा उसको लेकर के देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि बना हुआ है उसको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा so I think it may be I don't know how long it will take it may be a short course class it may be a long class but कुछ ऐसे हमारे हिसाब से there are questions जो कि that need to be before you finish the course you should not finish the course with with some lingering doubts in your mind कुछ ऐसे दिमाग में नहीं रह जाना चाहिए जो क्लियर नहीं हुआ तो आज का मेरा सेशन का यही मेरा ऑब्जेक्टिव आज के सेशन का यही है तो विद दैट इन माइंड आई एम गोइंग टू मैं एक स्क्रीन खोल करके रखता हूं क्योंकि उस पे एक ब्लैंक है एक चार्ट है और एक ब्लैंक चार्ट है तो उस पर हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वी विल ट्राई एंड डिस्कस दैट ओके सो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इट विल जस्ट स्टे देयर द स्क्रीन विल जस्ट स्टे देयर ओके जस्ट अ जनरल डाउट क्लियरिंग इसको मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ एक सेकंड जस्ट वेट कीजिए इसका मैंने कोई हेडिंग नहीं दिया है इसको आप लोग एंड माय एडवाइस टू यू इज ये वैसे तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी बट अगर आज आप आज के क्लास में पेपर पेंसिल कागज पेंसिल लेकर के पेन पेंसिल लेके बैठेंगे
तो यू कैन गेट कुछ नोट्स आप बना सकते हैं तो कि जो कि आपको हैंडी आएगा। वैसे तो क्योंकि आज राइटिंग में कुछ भी नहीं है, इट विल ऑल बी इन द वीडियो। व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक आपको फिर सुनना पड़ेगा। देयर इज नथिंग दैट यू विल बी एबल टू पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ पॉइंट्स आपको अगर जॉट डाउन करने हैं तो आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिएगा। 1 मिनट, जस्ट 1 सेकंड। योर सिस्टम जो है, जस्ट होल्ड इट। कुछ मैं सवाल, कुछ मैं पॉइंट्स उठाऊंगा और उसका आप लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि डू फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स एवर कॉज एनी हार्म? क्या फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स, क्या वो कभी हार्म पहुंचा सकते हैं क्या? Yes. का जरा सा आप लोग अपना म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस हॉरोस्कोप में लेफ्ट साइड में सैटर्न इज अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, ठीक है? लेकिन सैटर्न चूंकि वीक है, 29 डिग्रीज का है, सैटर्न 29 डिग्रीज का है, वीक है, ठीक है? और इट इज सिटिंग इन अ अफ्लिक्टेड हाउस, तो काफी वीक है सैटर्न। तो ये क्या मतलब अपने दशा दशा अंतरदशा में या ट्रांजिट में कुछ हार्म पहुंचाएगा क्या? मतलब विल इट कॉज एनी हार्म? तो आप लोगों की समझ अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि अ फंक्शनल शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का कॉन्सेप्ट सिस्टम्स अप्रोच के हिसाब से क्लियर अभी तक हो गया होगा आप लोगों को। शुभ ग्रह कोई अगर वीक है तो क्या वो हार्म करेगा नेटिव को? इसका क्या आप समझते हैं, क्या जवाब होगा इसका? Yes, if Anyone it of is you? near MEP, it will harm. हाँ, सॉरी? If it is near MEP, it will harm. If it is near MEP, it will harm. Okay. It becomes incapable of doing good. Okay, ठीक है। Becomes incapable of doing good, ठीक है? तो is it going to harm? मतलब ये नुकसान पहुंचाएगा? Except Jupiter, others can harm. I don't think so. नो 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 नो, वो नहीं है। वो आप देखिए, आप अगेन यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द सिस्टम्स अप्रोच। देन आप ये वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी रहा। जुपिटर कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, लेट मी टेल यू, इफ इट इज अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट। खैर, अभी हम पूछ रहे हैं, जो हमारा पूछने का मतलब है, कोई भी फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट क्या वो नुकसान पहुंचा सकता है? फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट अगर कमजोर है या अफ्लिक्टेड है बाय अनदर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, तो क्या वो, जैसे ये जिसकी भी हॉरोस्कोप है इसमें सैटर्न, देखिए क्यों सैटर्न फंक्शनल बेनिफिक है, आपको आप देख सकते हैं क्योंकि ये 10वें भाव का स्वामी है। यस सर। हाउस में बैठा हुआ है, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन 29 डिग्री का है। और 5th हाउस बहुत वीक हाउस है, बैडली अफ्लिक्टेड बाय जुपिटर। तो सैटर्न इज अ वीक प्लैनेट, ठीक है? Yes, इट इज अ वीक प्लैनेट एंड इट इज एन वीक प्लैनेट, अफ्लिक्टेड प्लैनेट, व्हाटएवर वीक है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, 29 डिग्री का है।
Yes, sir. तो क्या ये नुकसान पहुंचाएगा अपने दशा अंतरदशा या अपने ट्रांजिट में? Yes, sir. पहुंचाएगा. वीक रिजल्ट थे ना ये। सर पहुंचाएगा सर. कैसा हार्म पहुंचाएगा? Sir, because Saturn is not capable of protecting its own signification. ठीक है, सैटर्न का इस हॉरोस्कोप में क्या उसका प्रोटेक्शन करने का उसका क्या दायित्व है, उसको क्या सर, करना चाहिए? एक तो फेट है सर, भाग्य, 9वां और 11वां प्रोफेशन, उससे भी मेनली देखिए मूल त्रिकोण राशि को पकड़ के चलिए, ठीक है, Yes, भाग्य सब मानते हैं आपकी, लेकिन प्रोफेशन, प्रोफेशन ये प्रोफेशन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे नहीं पाएगा, देगा. हार्म नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये नौकरी नहीं लगने या आपकी नौकरी ले लेगा, ऐसा नहीं है। ये नौकरी आपको दे सकता है, ठीक है, नौकरी दे सकता है आपको, लेकिन ये नौकरी को बहुत अच्छे से स्मूथली शायद नहीं चलने देगा। लेकिन हार्म से मतलब क्या है कि ये कुछ लोगों ने बोला हाँ अगर MEP के पास है तो हार्म करेगा, नहीं। देखिए गेट वन थिंग वेरी क्लियर, MEP के पास हार्म सिर्फ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट करेगा। सैटर्न फंक्शनल बेनिफिक है, अगर किसी MEP के पास ये जाएगा और ट्रांजिट में भी किसी MEP को क्रॉस करेगा तो कुछ फायदा ही पहुंचाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, ये हार्म नहीं करेगा। या किसी दूसरे प्लैनेट से ये ट्रांजिट में कंजंक्शन में आ जाता है तो उस प्लैनेट को हार्म नहीं करेगा ये। लेकिन इसका बस एक है, ये कहते हैं कि ये अपने जो इसके रोल कट आउट हैं इसके लिए, जो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट के लिए, अगर वो वीक हो जाता है तो वो फिर वो जो है जो उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ठीक से फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, हार्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजिट में अगर जैसे मान लीजिए ट्रांजिट में ये अगर जैसे से सपोज ये मून के साथ आ जाता है तो ऐसा नहीं है दैट इट इज गोइंग टू हार्म मून, इसके चलते चूंकि ये कमजोर है तो मून के ऊपर जो है उसका कोई बुरा असर पड़ेगा, नहीं, कुछ अच्छा ही असर पड़ सकता है, बहुत हल्का असर पड़ेगा, इट विल नॉट हार्म, ठीक है। इसका अंग्रेजी में जवाब क्या है देखिए, मैं आपको नोट कर लीजिएगा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। MEP के पास रहेगा, किसी ने कहा था वो हार्म करेगा, नहीं, MEP के पास सिर्फ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट अगर MEP के पास जाएगा या किसी दूसरे प्लैनेट को देखेगा एग्जैक्ट एस्पेक्ट से या उसके साथ रहेगा तब वो हार्म करेगा। कोई भी फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट कितना भी कमजोर हो वो MEP के पास रहेगा, हार्म नहीं करेगा वो, बल्कि थोड़ा बहुत कुछ फायदा पहुंचाएगा। इसका जवाब ये है, द फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स डू नॉट कॉज हार्म टू अदर प्लैनेट्स। जैसे Saturn in this example is 29 degrees sitting in a weak house, but it will not cause harm to another planet. जैसे Saturn Venus को exact aspect से नहीं देख रहा है, ठीक है, ये 29 डिग्री का है और Venus देखिए 22 डिग्री का, 7वें दृष्टि से देख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट एस्पेक्ट से भी ये Venus को देखता होता तो वो Venus को हार्म नहीं करता, क्योंकि ये वो खुद वो जो है फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट है, ठीक है, इट विल नॉट हार्म अदर प्लैनेट्स। व्हेन वीक एंड अफ्लिक्टेड, जवाब है इसका, व्हेन वीक एंड अफ्लिक्टेड लाइक सैटर्न इज इन दिस हॉरोस्कोप, दे कैन कॉज हार्म बट टू द नेटिव एंड जस्ट बिकॉज दे फेल टू प्रोटेक्ट प्रमोट देयर जनरल पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस। ये नेटिव को हार्म एक इनडायरेक्टली पहुंचाएगा, क्योंकि जो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सैटर्न को दी गई हैं, नौकरी का ख्याल रखना, ठीक है, और 5th हाउस में बैठा है तो 5th हाउस से रिलेटेड कुछ चीजों का ख्याल रखना, 5th हाउस से जो, तो उसको ये फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब नौकरी को बहुत स्मूथली नहीं चलने देगा, ठीक है, और चिल्ड्रन का हाउस है, इमोशंस का हाउस है, तो वो सारा डिस्टर्ब कर, उसको प्रोटेक्ट नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये उसको थ्राइव नहीं करने देगा अपने सिग्निफिकेशंस को। ये है फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स, दे विल नॉट हार्म अदर प्लैनेट्स, ये ध्यान रखिएगा, नेवर। और खास करके इसमें तो सैटर्न योग कारक ग्रह है, अगर आपको याद होगा तो राइट अप में हमने कहीं लिखा है योग कारक ग्रह को हम 25-30% नंबर एक्स्ट्रा देते हैं, योग कारक ग्रह जो होते हैं
तो वो वैसे भी वो हार्म नहीं करते हैं। हाँ, अपना इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है, बताइए कि एक क्लासिकल ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में एक ये वाला क्लियर हो गया पॉइंट? इस पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, एकदम बेहिचक बेधड़क पूछिए। सर इफ ये सैटर्न अपने सिग्निफिकेंस को सर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो इन अ सेंस मतलब सर यही तो बोलेंगे यूपन कि ये अच्छा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये डायरेक्टली हार्म नहीं करेगा। हार्म यूं करेगा कि अगर भाई वो हमारी नौकरी को ठीक से नहीं चलने देगा तो हमें दुख पहुंचाएगा, ये सर वही लेकिन मैलेफिक होकर के नौकरी को खत्म कर देगा ऐसा नहीं होगा। वो मतलब हमें, या किसी और प्लैनेट के अगर वो कंजंक्शन में आएगा तो उस प्लैनेट को वो हार्म नहीं करेगा, या किसी एमईपी के पास पहुंचेगा तो उस एमईपी को हार्म नहीं करेगा। फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट जो होता है वो अगर किसी एमईपी पर पहुंचेगा या किसी और दूसरे प्लैनेट से कंजंक्शन में ट्रांजिट में टकराएगा तब वो हार्म करता है। इट्स लाइक सर अनफर्टाइल सर, है इट्स लाइक अनफर्टाइल सर, इट्स लाइक अनफर्टाइल सर, स्टेराइल प्लैनेट सर, अनफर्टाइल। हाँ, यू कैन से दैट, वो आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, ओके, दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग। बट देखिए, इसमें दशांश हमने इसलिए नीचे दे दिया क्योंकि सैटर्न बहुत कमजोर है। दशांश में इट बिकम्स द एडिशनल सिग्निफिकेटर डिटर्मिनेंट फॉर प्रोफेशन, लेकिन वो अपने मूल त्रिकोण राशि में लग्न में बैठा हुआ है, तो इसीलिए योग कारक ग्रह है, तो थोड़ा सा इसकी वीकनेस में थोड़ी सी कमी आएगी। ठीक है, चलिए खैर। अब दूसरा, एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में ये कहते हैं कि कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, नॉट फंक्शनल मैलेफिक, ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फंक्शनल मैलेफिक, उसमें नेचुरल शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि कोई भी अशुभ ग्रह अगर दुष्ट स्थान में बैठेगा, कोई भी अशुभ ग्रह अगर दुष्ट स्थान में बैठ गया, जैसे छठे, आठवें और 12वें में, तो वो बहुत और कमजोर हो जाता है। दुष्ट है लेकिन वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो दुष्प्रभाव नहीं देता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल इन द हॉरोस्कोप जो हम देख रहे हैं, मान लीजिए इसमें कौन कौन से फंक्शनल मैलेफिक ग्रह हैं, बताइए मुझे। वीनस, Mars, Venus, Jupiter. Suppose Jupiter was sitting here. It is not sitting here. Suppose hypothetically हम बोलते हैं कि जुपिटर यहाँ बैठा है। मान लीजिए हम लिख देते हैं इसको, जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है। तो क्या जुपिटर जो है, चूंकि वो फंक्शनल मैलेफिक है और यहाँ आने से वीक तो हो ही जाता है प्लैनेट, तो उसकी वीकनेस जो है उसके दुष्प्रभाव को कम कर देगी क्या? ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा विश्वास है कि उसकी जो है दुष्टता करने की क्षमता, उसकी मेलेफिसेंस इज रिड्यूस्ड। दिस इज व्हाट अ स्कूल ऑफ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी सेज। तो क्या ये सही है कि जुपिटर उतना जो है बुराई नहीं करेगा? ऐसा है क्या? नो सर, और बढ़ जाएगा। यस, देखिए ट्रेडिशनल ये सिस्टम्स अप्रोच में अगर कोई दुष्ट ग्रह दुष्ट भाव में बैठ गया, अपना मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के, रिमेंबर ऑलवेज, उस पर भी आएंगे हम लोग, अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के अगर जुपिटर इस हॉरोस्कोप में being the most malefic MMP, it was sitting in the 6th house or the 12th house से, तो इसकी बुराई करने की क्षमता जो है ना, दुष्प्रभाव इसका बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। दिस इज अनदर ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का बिलीफ। मिथ तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मिथ कहना दैट मींस आई एम स्ट्रेट अवे जो है उसको रिजेक्टिंग इट। आई कांट डू दैट, है ना, आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। लेकिन सिस्टम्स अप्रोच में एक्सपीरियंस शोज
कि a malefic planet sitting in a malefic house becomes even more malefic. ठीक है, वो और भी malefic, उसकी जो है बदमाशी करने की या दुष्टता करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक है। इसमें कोई सवाल, कोई इसमें, आप किसी ने बीच में हमसे पूछा भी था किसी क्लास में इस चीज को लेकर के। मैंने पूछा था सर। हाँ, तो ये क्लियर, आप दिमाग में ना इसको क्लियर कर लीजिएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल के साथ जो है, एग्जाम्पल है, देखिए जैसे, वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन ये देखिए जैसे जैसे इसके लिए बताइए मुझे, आप लोग बताइए, कोई दुष्ट ग्रह का नाम लीजिए। ये जो 1 नंबर के हमने ये बनाया है, कोई दुष्ट ग्रह का नाम लीजिए। इसमें दुष्ट ग्रह कौन होगा? मरकरी। मरकरी। मान लीजिए कि ये मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, तो मरकरी तो दुष्ट ग्रह है। तो क्या मरकरी जो है 12वें भाव में बैठ जाने से, 12वां भाव किस चीज के लिए होता है? नुकसान के लिए होता है, लॉस के लिए होता है। ठीक है, तो 6ठे भाव का स्वामी मरकरी अगर 12वें भाव, तो क्या इसका दुष्प्रभाव जो है कम हो जाएगा? कम नहीं होगा, इसका दुष्प्रभाव और बढ़ बढ़ जाएगा, जाए। लॉसेस इनके बढ़ जाएंगे। ठीक है, 6th हाउस से रिलेटेड जो भी है, मान लीजिए कोर्ट केस है, कोर्ट केस के चलते हो सकता है ये इनको जेल भी हो जाए, ये भी संभावना है। वो जो है उसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है, जो अभी डिस्कस किया उसी पर एक और एग्जांपल लेके मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी है। Does an affliction by a functional malefic planet infer a state of weakness on an otherwise strong planet, even though affliction and weakness has considered? इसको छोड़ दीजिए। एक सवाल ये है, आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। देखिए, दीज आर, इसको ना, ये आज जो हम डाउट क्लियरिंग सेशन कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ आपका जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा वो क्लियर होगा, यही मेरा आज का मकसद है। सवाल ये है, मेड नोट्स एल्सवेयर। ठीक है, हमने टाइप में बहुत लंबा टाइपिंग था, और ये पीछे के बैचेस में हमने किया भी नहीं था क्योंकि बहुत लंबा। देखिए, इन केस ए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, in case a functional benefic planet is badly placed and unafflicted, badly placed है कोई functional benefic planet but unafflicted, then would the negative effects be more if it is on the most effective point or away from the most effective point of the bad house? For example, the sun for an Aries ascendant placed in the 12th house. चलिए इसी में ले लेते हैं। देखिए यहाँ इसी को देख लीजिए, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, इसमें जो है ये जो हॉरोस्कोप हमारे सामने है, सन है फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, आपको पता है, लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस। ये बैठ गया है, ये बैठ गया है 12वें भाव में। इट इज अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, लेकिन 12वें भाव में बैठ गया है। ठीक है, तो क्या इसका असर जो है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट is badly placed in an unafflicted and unafflicted, मान लीजिए इसके ऊपर और कोई अफ्लिक्शन नहीं है, इसके सिर्फ वीकनेस जो है 50% नंबर जो कटते हैं वो कट गए, ये बैडली प्लेस्ड होने की वजह से। लेकिन ये किसी और ग्रह द्वारा, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट द्वारा अगर वो दृष्ट नहीं है या कंजंक्शन में नहीं है, तो अदरवाइज खाली कि ये बैड हाउस में, मैलेफिक हाउस में बैठ गया, तो इसका इसके ऊपर क्या प्रभाव होगा? अगर ये मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास बैठा है तो प्रभाव क्या होगा,
या अगर ये मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट से दूर बैठा है तो क्या प्रभाव होगा, सवाल ये है। कैन एनीबडी कोई कुछ बता सकता है इसमें? Sir, near most effective point, Yeah. This would try to help. Yes. Sir, it will increase the strength of that house if it is near the MEP. Correct. Exactly. It will increase the strength of that house. If it is not afflicted, mind you. Yeah, if it is not. If it is not afflicted. If it is otherwise strong, मतलब 12वें में जाने से तो वीकनेस तो हो जाती है, कोई भी ग्रह दुष्स्थान में जाएगा तो वो वीकनेस हो जाएगी। लेकिन अगर वो अनअफ्लिक्टेड है बाय अनदर प्लैनेट, अभी अफ्लिक्टेड वाले को भी हम देखेंगे, तो इसका जवाब ये है कि देखिए व्हेन अवे, जैसे यहाँ पर सन इज अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कितना है इसका देखिए आप, और इसमें लिखा नहीं है, मिड पॉइंट मैं लिख देता हूँ। इसका असेंडेंट का मिड पॉइंट है 6 डिग्री शायद है, 6 डिग्री मान लीजिए, 6 डिग्री, चलो हाइपोथेटिकली हम बोल रहे हैं। और सन कितने डिग्री पर बैठा हुआ है देखिए, 23. हाँ 23. 23 degrees. So it is not near the midpoint of the 12th house. It is away from the midpoint of the 12th house. तो अब क्या इफेक्ट होगा इसका? तो इसका जवाब ये है, आप लोगों ने सही बताया है वैसे, when away from the most effective point, it will mean the person may have inclinations to move to a far off place. ये इसके लिए बात हो रही है, चलिए इसी को ले लेते हैं हम। इसका जवाब इससे आप लोग समझिएगा। अब देखिए एरीज है, एरीज में सन कौन से भाव का स्वामी है? सन लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस है। वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इट इज सिटिंग अवे फ्रॉम दी, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज अवे फ्रॉम द एमईपी, जो भी व्हाटएवर एमईपी है उससे दूर है, 5 डिग्री से ज्यादा के फासले पर है। तो जो अफेक्ट होगा, तो व्हेन अवे फ्रॉम द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, इट विल मीन दैट द पर्सन मे हैव इंक्लिनेशंस टू मूव टू अ फार ऑफ प्लेस। इसका हो सकता है मूव टू अ फार ऑफ प्लेस, ठीक है। हैव सेंसिटिव इमोशंस, फिफ्थ हाउस का स्वामी है ना, हैव सेंसिटिव इमोशंस, सम डिले इन प्रोजेनी मैटर्स, ठीक है। चूंकि 12th में बैठ गया, वीक तो हो गया है थोड़ा सा, तो सम डिले चाइल्ड बेयरिंग में, प्रोजेनी में थोड़ा सा डिले हो सकता है। व्हेन ऑन द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, अगर ये सन मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पर आ गया तो ये फंक्शनल बेनिफिट है। मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पर अगर आ गया, then it may mean some benefits from foreign lands, because ये जो है benefit from foreign lands ला सकता है, especially foreign land से बच्चों के थ्रू बेनिफिट हो सकता है, बच्चे अगर बाहर हैं, स्पेक्युलेशन के थ्रू बेनिफिट हो सकता है, कोई आप बाहर इन्वेस्टमेंट करें उससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शनल बेनिफिट, ऑल्दो इट बिकम्स वीक, बट ये अपनी बेनिफिसेंस जो है ना, वो 12th कहीं भी बैठेगा, मिड पॉइंट पर बैठेगा, खुद थोड़ा वीक होगा, लेकिन अपनी गुड क्वालिटीज जो है बेनिफिसेंस ट्रांसफर करेगा उस भाव को, ठीक है। तो इट मे मीन सम बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन लैंड्स बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। व्हाई इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स? बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस से हम नॉलेज, इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है ना, देखते हैं। So it may mean that. Now another, the negative, if a functional benefit planet is placed and afflicted. Now second question, if sun मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लीजिए हम इसको सन की हम कोई डिग्री लिख देते हैं, सन की हम कोई डिग्री लिख देते हैं, हम 10 डिग्री यहाँ लिख देते हैं, और इसका फंक्शनल मैलेफिक कौन कौन हो सकता है? वन का कौन कौन फंक्शनल मैलेफिक होगा? ये एक तो मरकरी हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इधर मरकरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मरकरी है, यहाँ मान लीजिए सॉरी यहाँ मरकरी है,
मरकरी मान लीजिए 10 डिग्री पर है। तो अभी क्या हो रहा है, सन अफ्लिक्ट हो गया ना मरकरी से, यस सर। सन अफ्लिक्ट हो गया। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था वो अनअफ्लिक्टेड फंक्शनल बेनिफिट क्या करेगा, अनअफ्लिक्टेड फंक्शनल बेनिफिट क्या करेगा वो हम समझ गए। मतलब और कोई उसको अफ्लिक्शन नहीं है, वो खाली 12वें भाव में बैठ गया है। नाउ इफ फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट is badly placed and afflicted, badly placed है 12th हाउस में आ गया and afflicted, then would the negative question है, would the negative effects be more if it is on the most effective point or away from the most effective point of that bad house? For example, sun for an Aries ascendant is placed in the 12th house and afflicted at the same time by say Mercury. वही example हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इन ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट के पास है या मिड पॉइंट से दूर है तो क्या होगा, द नेगेटिव इंपैक्ट वुड बी मोर इफ द प्लैनेट is near the MEP, as then besides the planet the house will also be afflicted. ये चूंकि ये वीक हो गया तो ये MEP के पास अगर आएगा, MEP के पास आने का मतलब ये है कि ये हाउस अफ्लिक्टेड हो रहा है मरकरी द्वारा, तो सन भी अफ्लिक्टेड होगा, which means that compared to what we talked about in the last case when sun was unafflicted, उसका क्या इम्पैक्ट होगा सन के ऊपर, सन क्या रिजल्ट देगा, और अगर सन अफ्लिक्टेड है और मिड पॉइंट के पास बैठा है तो क्या असर होगा। तो उसका जवाब ये है कि नेगेटिव इम्पैक्ट वुड बी मोर if the planet is near the MEP, as then besides the planet the house will also be afflicted. House will also be afflicted क्योंकि मरकरी द्वारा ये अफ्लिक्ट हो रहा है, ये हाउस भी अफ्लिक्ट हो रहा है, तो therefore sun will also become afflicted. तो sun कहने का मतलब है sun जो अपना फायदा जो यहाँ लेकर के आया था, आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, एज अ फंक्शनल बेनिफिट फायदा जो सन लेकर के आ रहा था उसमें कमी हो गई, क्योंकि सन अफ्लिक्टेड होने की वजह से कमजोर हो गया, ये भाव भी कमजोर हो गया, तो भाव भी कमजोर हो गया, सन भी कमजोर हो गया, तो सर अपना 5th हाउस या 12th हाउस के जो अच्छे सिग्निफिकेशंस वो दे सकता था वो नहीं दे पाएगा। लेट अस एग्जैक्ट अंडरस्टैंड इसमें क्या है। यहां पर देखिए लेफ्ट साइड वाले हॉरोस्कोप में सन इज अवे फ्रॉम द MEP, इट इज एक्सॉल्टेड आल्सो, इट इज नॉट अफ्लिक्टेड, ठीक है। तो ये अवे होने से कुछ जो है फायदे देर सवेर, जैसे अगर ये मान लीजिए ये MEP के ऊपर अगर होता, ये MEP के ऊपर अगर होता तो ये सरकारी नौकरी जो है दे सकता था, सरकार क्योंकि सन है, एग्जॉल्टेड है, सरकारी नौकरी दे सकता था, ठीक है। लेकिन ये MEP से दूर है, तो सैटर्न चूंकि यहाँ है, ये बैंकर बनाया, लेकिन बैंक नेशनलाइज बैंक में बैंकर बनाया तो सेमी गवर्नमेंट जॉब इसने दिया, क्योंकि ये एग्जॉल्टेड है लेकिन मिड पॉइंट में नहीं है, ये मिड पॉइंट पे नहीं है, तो ये मिड पॉइंट से दूर है, तो इसने फायदा दिया। लेकिन कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी हुए, जैसे इस हॉरोस्कोप को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी इनके अपने नाम से नहीं होने दिया, शायद मिड पॉइंट पे होता तो प्रॉपर्टी अपने नाम से होने दे देता, और कहीं बाहर से कुछ प्रॉपर्टी लाने में कुछ फायदा हो सकता था, बाहर से कुछ पैसे आ सकते थे बाहर के इन्वेस्टमेंट से, वो नहीं होने दिया। तो ये मिड पॉइंट पर रहना और मिड पॉइंट से दूर रहना, फंक्शनल बेनिफिट और फंक्शनल मैलेफिक दोनों के रोल्स अलग अलग होते हैं, इसको आप लोग और समझ लीजिएगा। और जब मेरा क्लास खत्म होगा तो आई विल टेल यू विच बुक्स टू बाई, ठीक है। उसमें आपको ये सारे जो मैं नोट्स में बनाया हूँ, कुछ मेरा अपना एडिशन है लेकिन उस किताब में बहुत सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, वो हमारी गुरु जी की ही किताब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। Sir, one clarification. यस So now with this example, this Mercury is sitting at 10 degrees and Sun is at 10 degrees and Sun is away from the MEP. Then there is an affliction to the Sun from the Mercury. Understood, sir. yes But since Sun is away from the MEP, why the house gets corrupted? no So we are talking Ah.
we are talking about if the house is also afflicted. If the house is also afflicted, we are talking about if the house is also afflicted. Let us assume that it is near the MEP. Then in Okay. that case, the house is afflicted and the sun also becomes Okay, okay, understood, sir. Understood. gravely afflicted. Okay. Okay, becomes- sorry, Yeah. since the sun is away now from the MEP, the house is not getting affected. If it is away from the MEP, then it will not become so weak, as weak as it would become if it is at the MEP of an afflicted house. Okay, Like- okay, Okay. okay, But- thanks. Hello. Sir, but here the still Mercury have a wide aspect on the, नहीं देखिए 12th वाइड house. एस्पेक्ट का तो एस्पेक्ट आप ये समझ जाइए 5 डिग्रीज आपको बताया हुआ है ना एस्पेक्ट, तो उसमें कैलकुलेशन का भी तरीका दिया हुआ था 20% पर डिग्री का जो है 5 डिग्रीज के ऑर्बिट में ये 100% अफ्लिक्शन है। 8 अगर 9 डिग्रीज होता तो 80% अफ्लिक्शन होता, 8 डिग्रीज अगर होता तो 60% होता। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो जितना जितना अफ्लिक्शन कम होता जाएगा, मान लीजिए मरकरी यहाँ पर अगर 16 डिग्री पे होता तो नो अफ्लिक्शन एट ऑल टू द सन। 16 means, sir? 16. Okay, okay. Mercury will affect sun if Mercury is sitting at 5 degrees or 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 15. Okay, it will afflict sun. 15 means it's a very wide affliction, but a 5-degree affliction. So the weakness of the afflicted planet or the house that we have already studied depends on how close or wide the aspect or conjunction is. If it is an exact aspect, then the affliction is 100%. Like I explained to you, suppose Mercury was at 8 degrees, 9 degrees, then the affliction will be 80%. Up to 80%, sun becomes weak or the house becomes weak. Okay, if it is 8 degrees, then 60%, like that. Exact. It's common sense. We are talking about, an orbit of 5 degrees on either side. Either side for sun, if it sun ke Mercury agar 15 degrees tak bhi dekhega, to sun becomes afflicted. And even the MEP of the house, suppose the MEP, suppose hypothetically speaking, MEP is 17 degrees. Okay, then what happens? The house is not being afflicted. Okay, the house will not be afflicted. Only sun will be afflicted. But if the house also gets afflicted and sun also gets afflicted, then sun becomes absolutely powerless. You're getting my point? Yes, sir. Okay, now next is, देखिए there is a question. ये questions आपके दिमाग में आते होंगे, ठीक है? How is that the lord of the ascendant for a Scorpio is Mars, as it also shares itself with Scorpio as its functional malefic? Now let us remove this. Yes. Traditional astrology में सर लग्न लॉर्ड नहीं, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी पर मत जाइएगा अभी। देखिए अभी इसको हम 8 नंबर कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से फर्क है, ठीक है? 8 नंबर का कौन है लॉर्ड? कौन होता है लॉर्ड? मास। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को ज्यादा चौंकाया नहीं था ये बोल करके। एक्चुअली सिस्टम्स अप्रोच में नॉन मूल त्रिकोण राशि अगर होती है ना, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मार्स इज नॉट कंसिडर्ड एज द लॉर्ड ऑफ द लग्न। ओके, मार्स इज नॉट मार्स का कौन सा घर हो गया फिर? एक तो 8 नंबर लग्न हो गया, दूसरा कौन सा हुआ मार्स का? 6th house. ये हो गया। Aries. नहीं, which house? Aries is okay, but which house? 6th house. 6. So Mars becomes a functional malefic planet. ठीक है?
You cannot say that since Mars is the lord of the ascendant, it is not a functional malefic planet. आप नहीं बोल सकते हैं. Similarly, यहाँ पर अगर 7 होगा, टॉरस यहाँ पर सॉरी 2 अगर होगा, तो यहाँ पर 7 होगा. 7 So Venus becomes a functional malefic planet for a Taurus nativity. अब इसका जवाब क्या है सुन लीजिए. Question is, how is that the lord of the ascendant for Scorpio is Mars, as it also shares itself with Scorpio as its functional malefic? The answer is the functional nature of the planets, this we have studied, is decided on the basis of placement of their Mool Trikon signs in good or bad houses. This is clear. As the Mool Trikon sign of Mars is in the 6th house, Mars becomes a functional malefic planet as it represents the significations of the 6th house when forming close conjunctions oblique aspects in the chart. Under the system's approach, we do not consider Mars as lord of the ascendant for Scorpio ascendant. We don't consider in the system's approach, हम Mars को in the systems approach, when हम lord of Lagna strictly जब बोलते हैं तो we take it is taken for granted that the Lagna contains a मूल त्रिकोणा राशि. Okay. ये मैंने आपको शुरू में it would have come as a big shock for you if I had not explained all the concepts. इसलिए ये चीज आज कोर्स खत्म करते करते बता रहा हूँ. सिमिलरली हमने बताया टॉरस के केस में भी वही होता है. टॉरस के केस में टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है, but since Venus for a Taurus nativity is the lord of the 6th house, it is a functional malefic planet. तो कहने का मतलब ये है कि मार्स जो है इस नेटिविटी को अपने दशा अंतरदशा में, if it is weak, if it's strong, then it's okay. It will protect the 6th house. It will protect the 6th house. Like look, यहाँ पर क्या है, यहाँ let's come back. ये देखिए यहाँ है ही है. ये लेफ्ट साइड का देखिए, ये कौन सा ये कौन सा लगना है बताइए. लेफ्ट साइड में ये कौन सा है? टॉरस है ना. वीनस इज 11th हाउस. वीनस इज अ फंक्शनल मैलेफिक. ठीक है, इट इज नॉट द लॉर्ड ऑफ द लग्ना, इट इज अ फंक्शनल मैलेफिक. And if the functional malefic is weak, then it will play havoc with the horoscope. But a functional malefic can be strong also. Like I have been discussing this, ad nauseum. करते आए हैं क्योंकि Venus is very strong and the 6th house is very strong. Yes, even if it is strong, वो आगे आएगा. अभी discussion में ही आएगा. We will not dwell too much on every question. So Mars is a functional malefic for this Scorpio Lagna. Mars खराब करेगा invariably. Transit में तो खराब करेगा ही. And if it is weak in the horoscope, weak already कहीं weak है, कहीं दुष्ट भाव में बैठा है या infancy में है, then it will play havoc. बहुत बीमारी देगा. कोर्ट केस अगर होगा तो हरवा देगा. कंपटीशन में पास नहीं होने देगा. It will do things like that. Whereas if it is strong, it will protect you from disease. ठीक है. दुष्ट हाउसेस के भी जो है ना, मैलेफिक हाउसेस के भी, there are some positive outcomes that we know that are expected from the दुष्ट houses. Like 12th house से विदेश जा सकते हैं, विदेश से पैसा आ सकता है. 6th house बताया था नौकरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कॉम्पिटिशंस में सक्सेस है. 8th house से इजी मनी है, इनहेरिटेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट द लॉर्ड्स हैव टू बी स्ट्रांग, तभी जाकर के वो फायदे हमें मिलते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, आई डोंट थिंक दिस इज नॉट अ वेरी, would we consider one born under the sign Scorpio as with unhealthy appearance or prone to have enemies? Why prone to have enemies? वही बात आ जा रही है. Somebody born under Scorpio. क्यों? क्योंकि Mars को, Mars is associated with, rough and tough people. So क्या rough and tough, and Mars being a functional malefic for Scorpio, the question जो पूछ रहे हैं ये, would be consider one born under the sign Scorpio as unhealthy appearance or prone to have enemies or disease? Would this
even stress the sense of an ugly appearance? इसका जवाब क्या है? No, not in general. देखिए, if Mars is not afflicting and Mars is strong, if Mars is not afflicting, the person may be handsome, beautiful, and enjoy good health. In this case, we also consider the influences of the second house. Now look, to explain this, let us come back to आज समझिए, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये आप समझ जाएंगे तो यू हैव द होल ऑफ सिस्टम अप्रोच का आपके ग्रास्प में है. A functional malefic planet can also be a strong planet. जैसे अभी इसमें बोला गया ना कि इसमें सपोज मार्स है, सपोज मार्स, let's write Mars here. सपोज मार्स है, ठीक है. मार्स मान लीजिए बैठा हुआ है 15 डिग्री पर बैठा हुआ है, ठीक है. MEP है 4 डिग्री का MEP है, ठीक है. 4 डिग्रीज MEP है. मार्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमको बताइए. स्ट्रॉन्ग है सर. स्ट्रॉन्ग है. It will become weak. When will it become weak? If suppose अभी क्या स्थिति हो गई? It is afflicting Venus. It is afflicted by Afflicting Venus, sir. and afflicted by Venus. Venus, yes, sir. So once a functional malefic planet, if it is either afflicting or afflicted, then it becomes a weak planet and it will do harm. It will do harm. But if it is not afflicting, यहाँ पर ये afflict भी कर रहा है, Venus को देख के afflict कर रहा है, और खुद Venus, चूंकि Venus क्या है? Venus is what? Venus is the MMP. MMP द्वारा ये दृष्ट है, एस्पेक्टेड है, तो ये बिल्कुल कमजोर हो गया. ये नुकसान करेगा इस नेटिव का बहुत, अपने दशा अंतरदशा में या ट्रांजिट में. ट्रांजिट में तो वैसे भी नुकसान करेगा, बट दशा अंतरदशा में बहुत नुकसान करेगा. अब क्या है देखिए, अब इसको हम वीनस को हटा देते हैं, यहां से वीनस को हटा देते हैं, एंड वी आर प्रिज्यूमिंग 4 डिग्री MEP है, ठीक है. तो मार्स कहीं किसी घर को एफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सबका MEP कितना हो गया, सभी का MEP कितना होगा, तो मार्स 4 डिग्री जो है किसी भी 4 के आसपास नहीं है. मार्स किसको देखता है? 7th हाउस को देखता है, 8th हाउस को देखता है, ठीक है, और अपने से 4th हाउस को भी देखता है. 1, 2, 3 and 4. It is not looking at any of the MEPs. Neither we are presuming it is afflicting any of the planets. So it is an unafflicted and unafflicting functional malefic planet. Therefore, it is and sitting in the 10th house in a benefic house. So it is all powerful. It is all powerful. अभी मार्स अपने दशा अंतरदशा में, इस चीज को नोट कीजिएगा प्लीज, इसको समझिएगा. मार्स अपने दशा और अंतरदशा में अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा. मार्स का रोल क्या है? What is the role of Mars in this any horoscope? In this horoscope, tell me what is the Profession. Profession. No, sir. Health role? and And health. health, court cases, Court competition, cases, litigation, ठीक है, competition. फाइनेंशियल पोजीशन, हवाई लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, ये सब में मार्स अपने दशा अंतरदशा में हेल्प करेगा. बीमारी अगर होगी, हो सकता है बीमारी हो सकता है लग्न, यहाँ लग्न में कोई ऐसा बैठा हुआ हो, कोई फंक्शनल मैलेफिक बैठ गया हो जो लग्न को कमजोर कर दिया हो, तो हेल्थ अगर बीमारी हो, इट इज नॉट दैट कि बीमारी होगी नहीं, बीमारी होने के बहुत सारे वजह होते हैं. some other planet might be very weak, some other some other house may be very weak, तो उस हाउस से रिलेटेड कुछ जो है बीमारी हो सकती है, तो उसमें ये प्रोटेक्शन देगा. Yes, a functional malefic planet in transit will always afflict.
ये याद रखिएगा। इट विल अफ्लिक्ट द MEP ऑफ द हाउस। जब ये ट्रांजिट में एक मार्स कितना दिन रहता है एक राशि में, 2 महीने का रहता है। तो जब MEP को क्रॉस करेगा, MEP 4 डिग्री है, तो MEP के पास आएगा तो उस हाउस से रिलेटेड टेम्परेरी सेटबैक कुछ दे सकता है। और इफ इट कोलाइड्स with any other planet in transit, if it collides with another functional malefic in transit, suppose transit में यहाँ transit में मान लीजिए ये अभी transit आ गया, यहाँ वीनस आ गया, 14 डिग्रीज में, ये transit है, तो it will play havoc for some time. It will give a setback to your profession maybe. या वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है, तो प्रोफेशन रिलेटेड कुछ लॉस करवा देगा, कुछ खर्चा करवा देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शनल मैलिफिक्स हैं। ये ट्रांजिट की बात हो रही है। और अगर ट्रांजिट में एस्पेक्ट भी हो गया, वीनस को यहां से उठा करके हम यहां ले आते हैं, मान लीजिए वीनस को उठा के हम यहां ले आते हैं, यहां अगर वीनस आ गया 14 डिग्रीज में ट्रांजिट में, तो भी मार्स का एर्थ एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है, तो ये नुकसान करेगा। प्रोफेशन रिलेटेड नुकसान यहां से कर सकता है, चिल्ड्रन, बट दोज आर वो टेम्परेरी सेटबैक्स, टेम्परेरी सेटबैक। ट्रांजिटरी सेटबैक्स आर टेम्परेरी अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट्स लाइक सैटर्न एंड जुपिटर। वो मंथ्स टुगेदर जो है ना रहते हैं। राहु एंड केतु they become stationary also. ये देखिए, ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, this all of you must know. राहु एंड केतु वो बहुत दिन तक एक पॉइंट पर आप पंचांग खोल के देखिएगा तो राहु और केतु की मूवमेंट जो है ना स्टेशनरी हो जाती है, बहुत बार 1-2 महीनों के लिए स्टेशनरी हो जाती है। तो स्लो मूविंग प्लैनेट्स ट्रांजिट में ज्यादा नुकसान करते हैं इफ दे आर वीक इन द हॉरोस्कोप। अब नाउ लेट अस इसी को समझाने के लिए लेफ्ट साइड के हॉरोस्कोप में देखिए, वीनस एग्जॉल्टेड होकर के 11th हाउस में बैठा है, 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, एग्जॉल्टेड होकर के इसमें बैठा है। 6th हाउस पर कोई अफ्लिक्शन नहीं है। वीनस ना तो किसी को अफ्लिक्ट कर रहा है, कहीं भी ना अफ्लिक्टेड हो रहा है। सो वीनस इज 100% स्ट्रॉन्ग। Venus is 100% strong. So Venus during its dasha antardasha will give tremendous gains to that person because it is exalted in the 11th house, which it has. This is my horoscope by the way. ये मेरा horoscope है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिट में अभी हमने आप लोगों को उस दिन बीमारी में दिखाया, ट्रांजिट में वीनस और मार्स 7th हाउस में आए, जुपिटर की 6th हाउस पर जब निगाह आ गई ट्रांजिट में तो मैं बीमार पड़ गया। वीनस और मार्स एग्जैक्ट कंजंक्शन में थे, बोथ आर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स। एग्जैक्ट कंजंक्शन में यहां पर वो ट्रांजिट में 3rd हाउस में बैठे हुए थे। यहां से मार्स हमारे 6th हाउस को देख रहा और जुपिटर हमारा यहां अभी ट्रांजिट में है। इट इज द MMP 6th हाउस को देख रहा था जब मैं बीमार पड़ा था, आप लोगों को पता है। सो दिस इज वीनस। अदरवाइज अपने दशा अंतरदशा में इट हैज गिवन मी वेरी गुड रिजल्ट्स विदाउट फेल। जब भी वीनस की दशा, इसकी महादशा तो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी ही नहीं, बिकॉज ये बहुत बाद में आने वाली है, 20 साल की। वो अगर आता तो मैं कहीं का कहीं होता, वीनस की अगर महादशा आ जाती तो, लेकिन नहीं आई। So this is what destiny is all about. You know, if you आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट अगर उसकी महादशा आपके लाइफ में आ गई तो वो आपको बिल्कुल बना देगा। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट की नहीं आई तो उसकी जो अंतरदशाएं आती है उसमें यू विल इनवेरिएबली फाइंड कि आपको बहुत फायदा हो। जैसे हमने देखा, मेरा सारा कुछ, मेरी नौकरी लगने से लेकर के मेरी शादी, मेरा प्रमोशन, मेरे फाइनेंशियल गेन्स, रिटायर किया मैं, रिटायर हो गया मैं बैंक से, उसके बाद आई गॉट अनदर गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट, क्योंकि सन मेरा 12th हाउस में उच्च का है। अनदर 2 जॉब हमने किए, दोनों सेमी गवर्नमेंट में किया। बैंक भी सेमी गवर्नमेंट होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद में वीनस के ही
अंतरदशा में मुझे फिर सेकंड एक झारखंड गवर्नमेंट में मुझे कंसल्टेंसी की एक नौकरी मिली, ऑल इन वीनस, all my promotions, everything I've had in Venus, yes. But when it collides with, when it conjuncts with some functional malefic in transit, then I have temporary setbacks. Luckily, it is a fast-moving planet. यहाँ पर Mars is a fast-moving planet. Fast-moving planet setbacks को लंबा नहीं देते हैं. हाँ, Saturn और Jupiter अगर आपका खराब है, अगर वो functional malefic है, especially for कैंसर लग्नास, ओके, कैंसर लग्नास के लिए जुपिटर और सैटर्न दोनों जो हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट, एक 6th हाउस का लॉर्ड होता है, एक 8th हाउस का लॉर्ड होता है. इफ दे आर वीक, इफ दे आर अफ्लिक्टेड, इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे कैन प्ले हैवक विथ यू. तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि नहीं, हमें बताइए आप. इवन अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. ओके, this is is it clear? Yes, sir. But one clarification. Yes. In this, sir, in this chart, if Saturn was in, say, 22 degrees. Which chart? This chart, sir, on the left-hand side. Your chart, sir. If Saturn was at? Was at 22 degrees instead of 29. Yeah. Then Venus would have, afflicted. Yes. Saturn, Then right? Saturn would have become very weak. Saturn would have been weak, and Venus also will go weak. No, why will Venus? Yes, it will not be strong because it is afflicted. A functional afflicted. malefic planet, either afflicted or afflicting, becomes weak. Then it loses its power to do good. Okay. Then the equation changes. अभी आएगा, वो भी आएगा. Okay. सर आपको कुछ, हाँ बोलिए. ये राइट साइड में जो चार्ट है सर, मार्स 15 डिग्रीज का लिया है. सपोज ये मार्स सर 4 डिग्री का होता तो लग्न को देखता सर, लग्न भी वीक होती है और चंद्रमा भी एकदम पूरा खा जाता हॉरोस्कोप को ये, और चंद्रमा भी वीक हो जाता है. सारा हॉरोस्कोप को खा जाता है ये. और चंद्रमा भी वीक हो जाता है. चंद्रमा का कहाँ नजर आ रहा है आपको सर? ये यदि मान ले यहाँ पे वो 4 डिग्री असेंडेंट डिग्री है, वो असेंडेंट की एमईपी की बात है ये. वो अभी मैं मिटा देता हूँ इसको, है ना, इसको देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या. ओके, तो ये क्लियर हो गया. मेरा ये, हाँ बोलिए. यही क्वेश्चन था कि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट यदि किसी की मूल त्रिकोण राशि को अफ्लिक्ट कर रहा है कंजंक्शन से या एस्पेक्ट से, तो दैट प्लैनेट आल्सो बिकम वीक, द लॉर्ड ऑफ दैट मूल त्रिकोण राशि which is afflicted by that functional malefic planet. Yes sir. ये नोट कर लीजिए. functional malefic planet will afflict any house, any planet by conjunction or aspect, except its own मूल त्रिकोण राशि. Except, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ. ठीक है, except its own मूल त्रिकोण राशि. ठीक है, दूसरे की मूल त्रिकोण राशि को एफ्लिक्ट कर सकता है. एकदम करेगा ही अगर वो देख रहा है तो. अगर एग्जैक्ट एस्पेक्ट हुआ, अगर ये मान लीजिए ये 5 डिग्री रेंज, इसको हम कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको, चलिए इसको हम कर देते हैं, इसको अब हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं असेंडेंट कर देते हैं और इसको हम 14 डिग्री कर देते हैं. अभी देखिए आप क्या हो गया. ये पूरा हॉरोस्कोप जो है ना, इसका खेल पलट गया पूरे हॉरोस्कोप का. All 12 houses are affected in transit. All the houses will be affected. Yeah. All the सर ये इसमें कौन कौन सा हाउस अफेक्ट हो गया बताइए अब आप. वीनस तो ये हो ही रहा है अफेक्ट. ये चौथा इसका एस्पेक्ट, चौथा इसका एस्पेक्ट आ गया, लग्न गई. फोर्थ हाउस गया, ठीक है, और फिफ्थ हाउस गया, 10th हाउस तो चला ही गया, 10th हाउस तो चला ही गया, 6th हाउस भी चला गया. क्यों चला गया? बिकॉज इसका लॉर्ड जो है एफएमपी, इट इज
afflicted and afflicting, because it is being afflicted by Venus also. Venus साथ में बैठा हुआ है. कि अगर मूल त्रिकोण बैठा है, राशि वो तो कोई ट्रांजिट की बात, लेकिन सपोज ये Venus यहाँ है, then becomes a very weak horoscope. सर हेलो हाँ जी बोलिए. सर, ये कैंसर लग्न में शनि 8th हाउस में ही अपनी एमईपी पे बैठा हो तो अच्छा है, वो अपने लिए अच्छा है, वो अपने स्ट्रांग होगा, लेकिन जिसको जी। देखेगा उसको कमजोर करेगा वो. जी 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 जी। ठीक है. और 3rd एस्पेक्ट, 7 एस्पेक्ट, 10 एस्पेक्ट, तीनों से. अभी आपको दिखा देता हूँ, चलिए देखिए, यूं समझिए आप. जी. एक सेकंड यार, Here, sir, one input, sir. 1 मिनट. हम यहाँ कर देते हैं मार्स को. पहले सारा मिटा देते हैं. अभी हम यहाँ इस मार्स को कर देते हैं. MARS मार्स हो गया, और मार्स को हम कर देते हैं 14 डिग्रीज पे कर देते हैं. ठीक है, मार्स को 14 डिग्रीज कर देते हैं, और MEP को हम कर देते हैं, MEP को हम 6 डिग्रीज कर देते हैं. देखिए, मार्स जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, 14 डिग्रीज है. ठीक है, मार्स 14 डिग्रीज है अपने मूल त्रिकोण राशि में. तो मार्स जो है ना 6th हाउस में होने की वजह से कमजोर नहीं होगा, ये कमजोर नहीं होगा. ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना. जी जी जी. Considered a strong planet for its particular and general significations. Why do I say that? It is, देखिए, it is in its own मूल त्रिकोण राशि, 6th house है, own मूल त्रिकोण राशि, and it is not afflicting, neither afflicted. MEP कितना है? 6 डिग्रीज है. तो मार्स जहां भी देख रहा है तो वो 6 डिग्रीज को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है ना. Mars is aspecting 1, 2, 3, 4, 9th house. Mars is affecting 12th, looking at 12th house, and it is looking at the Lagna, but it is not, it is away from the MEP. So और Mars एमईपी 12 डिग्री होती तो. हाँ 12, बस 12. तो फिर MEP 12 डिग्री होगी, तो फिर वही कहानी घूम करके आ गई. फिर मार्स डेंजरस हो जाएगा. फिर मार्स बहुत बहुत दुष्ट हो जाएगा. ठीक सर, ठीक. ठीक है. जी सर. मार्स 13 डिग्री हो गया, तो क्या हुआ, सारे MEPs जो हैं 13 डिग्री के हो गए. जी सर. तो मार्स 1, 2, 3, 4 9th को खत्म करेगा, 12th को खत्म करेगा, लग्न को खत्म करेगा. जी जी. ठीक है. और ठीक है. चूंकि वो अफ्लिक्टिंग प्लैनेट हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई. तो उसकी स्ट्रेंथ जो है 6ठे भाव को भी प्रोटेक्ट करने की कम हो गई. क्योंकि एक अफ्लिक्टेड आदमी जो है ना, जो बीमार, अफ्लिक्टेड मतलब बीमार, वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता है. हम बदमाश हैं लेकिन अफ्लिक्टेड नहीं है, कमजोर नहीं है, तो हम दूसरों की मदद फिर भी कर सकते हैं. लेट अस इसको समझने के लिए चलिए, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. Will a functional benefic planet, will a functional benefic planet in its own non-मूल त्रिकोण sign be treated as weak by being in the 12th house? बोलिए. Yes, sir. बेनिफिक प्लैनेट अपने नॉन मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, बेनिफिक प्लैनेट. अब जैसे मान लीजिए ये 9th, 9, 10, 11, 12,
नहीं, इसको ऐसे समझिए आप, देखिए, रुकिए उसको खत्म करते हैं। फोर, 3, बताइए, मरकरी इज लॉर्ड ऑफ जेमिनी, है कि नहीं? Yes, sir. लॉर्ड ऑफ जेमिनी, तो इसमें मरकरी को वीक माना जाएगा या स्ट्रांग माना जाएगा? वीक हो Question is a benefic planet. इसके लिए ये 4, 5, 6 छठा, ये तीसरे भाव का स्वामी है मरकरी, मूल त्रिकोण राशि थर्ड हाउस में आएगी, तो मरकरी इज अ बेनिफिक, बट इट इज सिटिंग इन द 12th हाउस इन इट्स नॉन मूल त्रिकोण राशि। अपने ही राशि में है लेकिन नॉन मूल त्रिकोण राशि में है, तो क्या ये कमजोर माना जाएगा या इसको मजबूत माना जाएगा? और वीक तो हो जाएगा सर, वीक बिकॉज any planet in 6, 8 and 12, if not in its own mool trikon rashi, will be considered as weak. Weak. Any planet. देखिए सवाल ये है, is a functional malefic planet in its mool trikon sign considered strong even if it is in the 6th, 8th or 12th house? क्या सवाल है? Is a functional malefic planet sitting in its own mool trikon rashi, हम लोग पढ़ लिए, in the 6th, 8th और 12th house, वो वीक माना जाएगा कि स्ट्रॉन्ग माना जाएगा? अपने मूल त्रिकोण राशि में 6, 8 Strong. स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, सर, if it is स्ट्रॉन्ग not माना जाएगा। afflicted or not अगर वो ना अफ्लिक्टेड है ना अफ्लिक्ट कर रहा है, afflicted, ये देखिए, इसको यूं समझिए जैसे ये एग्जाम्पल आपने बोला ना, अभी किसी ने बोला ना वीनस यहाँ बैठा है, और अगर सैटर्न 22 डिग्रीज का होता, देन वीनस वुड हैव बीन afflicting Saturn, so Venus would have lost its strength. अगर वो अफ्लिक्ट करेगा तब भी वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसको वीक हो जाएगा। फॉर अ फंक्शनल, द डेफिनेशन इज फॉर अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट टू बी कंसिडर्ड a strong planet, no matter where it is sitting, कहीं भी वो बैठा हो, अगर 6, 8, 12 में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है या किसी बेनिफिक हाउस में भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, उसका स्ट्रांग होने का the only condition is it should not be afflicted nor afflicting, then it is a strong planet and वो अपने general और particular significations को वो protect करेगा। This is a very, very important concept of this systems approach. Very important concept. Please remember. Is a functional malefic planet in its mool trikon sign considered strong even if it is in the 6th, 8th or 12th house? Answer is yes. Will strong functional malefic planet give good results or bad results? Question mark. For Scorpios, if Venus is strong, Scorpio के लिए Venus क्या होगा? 12th house का lord होगा, MMP होगा. If Venus is strong, will it give good results in its sub periods? Answer is, देखिए, ये आंसर है, हम पढ़ रहे हैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में। सवाल क्या है कि वीनस फॉर अ स्कॉर्पियो लगना MMP है, बट इफ इट इज द स्ट्रॉन्ग फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स इफ नॉट इन्वॉल्व्ड इन अफ्लिक्टिंग अदर प्लैनेट्स, लाइक यहां देख लीजिए, वीनस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन अफ्लिक्टिंग एनी अदर प्लैनेट, नंबर 1 कंडीशन।
if not involved in afflicting other planets, oblique, most effective points of the houses in the chart. Venus is not afflicting any of the houses in the chart, any of the MEPs. Will give good results pertaining to the significations ruled by them. Will give good results. That means Venus will give me good results of the 6th house and the 11th house and overall, because 11th in the house, 11th house is the मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस, तो ये हर चीज में वीनस जो है, हर चीज में जहां गेन होना है, 11th हाउस से गेन देखा जाता है, नॉट ओनली फाइनेंशियल गेन, गेन्स ऑफ एनी टाइप. तो वीनस का जनरल सिग्निफिकेशन इसमें गेन्स देना है, क्योंकि 11th हाउस में बैठा है, गेन्स देना है, बीमारी से बचाना है, कोर्ट केस जितवाना है, कंपटीशन में सक्सेसफुल करवाना है, वो वीनस करेगा. और गेन्स भी उसको जब मौका मिलेगा अपनी दशा अंतर दशा में वो गेन्स दिलवाएगा. ट्रांजिट में भी मौका मिलेगा तो गेन्स दिलवा सकता है. ट्रांजिट में कम चांस होता है, ट्रांजिट में नहीं. एनी फंक्शनल मैनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट में हो, एमईपी पर जाएगा या किसी दूसरे प्लैनेट से कोलाइड करेगा तो वो नुकसान करेगा. बाय देन फॉर स्कॉर्पियन बॉर्न पर्सन्स, अ स्ट्रॉन्ग वीनस विल गिव गुड रिजल्ट्स ऑफ द 12th हाउस. of the 12th house, जैसे इसमें हमने बोला Venus will give good results of the 6th house. तो Scorpios के लिए Venus will give good results of the 12th house because it owns the 12th house. Of the 12th house, provided Venus is not closely afflicting any other planet, most effective point of a house. Very important concept. I hope it is clear to all of you. I am stopping here and asking all of you. कुछ लोग कई बार जो है ना नहीं पूछते हैं, हिचकिचाते हैं पूछने में. तो नहीं है ना, आप लोग सब लोग समझ चुके हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about exalted functional malefic planets? वो देख चुके हैं हम. Venus का example ये exalted functional malefic planet है. Same principles apply. ठीक है? We will not get into that now. इस पे I think this is very very clear. Then are exalted functional malefic planets considered strong and will they protect their significations? ये वाला जो है functional malefic planet exalted. आंसर एक बार लास्ट टाइम पढ़ दे रहा हूँ. The exalted functional malefic planets, और ये जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज. The exalted functional malefic planets may be strong or may not be strong. First, one should ascertain their strength as per the principles given in chapter 2. वो खत्म हो गया. The strong functional malefic planets will protect their general significations and the significations of the house where their मूल त्रिकोण sign is placed. That is very important concept. शुरू में इसमें systems approach में लोग बहुत confuse करते हैं कि functional malefic भी बोल रहे हैं हम. See the very term functional malefic, you know, you can call it a misnomer, misleading, whatever. कि functional malefic जब बोल रहे हैं तो वो अच्छा कैसे कर सकता है? तो वही अभी तक हम लोग समझते आए हैं. आप देखिए एक सवाल फिर है इसी से रिलेटेड है. विल द एक्सॉल्टेड फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स, will the exalted functional malefic planets placed at the most effective point of a house other than their own mool trikon rashi harm the significations of the house in which they reside? The answer is yes. अपने मूल त्रिकोण राशि के अलावा वो अगर फंक्शनल मैलेफिक कहीं भी बैठा है, किसी बेनिफिक हाउस में बैठा है या मैलेफिक हाउस में एमईपी पर बैठा है, तो फिर वो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई. वो फिर हार्म करेगा, उस हाउस को हार्म करेगा और वहां से जिसको जिसको एस्पेक्ट करेगा उसको वो हार्म करेगा. ठीक है. एक क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग अब क्योंकि डिस्कशन का क्लास है,
in systems approach, we talk about the 11th house being the house of gains. मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को ना, 11th house as being the house of gains, but not from career. Or this is a question, or is it not necessarily from career? Is there a hard and fast rule about that? And gains from what in that case? 5th house thinks for one and whatever is in that house. Gains means financial gains from any source including career. 11th house का ये काम है, वो कहीं से भी आपको फायदा दिलाएगा अगर स्ट्रांग है, या उसका लॉर्ड या उसमें जो प्लैनेट बैठा है वो स्ट्रांग है, तो वो आपको हर मुकाम पर हर तरीके से वो फायदा दिलाएगा. इट इज बोर्न आउट बाय फैक्ट्स. 11th हाउसेस की इंपॉर्टेंस इतनी है. Now, a question is, who would rule the 7th house signification if it does not contain a मूल त्रिकोण sign? This we have studied. आप लोग मुझे बताइए. Suppose 7th house में मूल त्रिकोण राशि नहीं है. Then second house, sir. Second. Then second house. ठीक है. Second, fourth. It is clear to all of you. After the 7th house, we proceed to the second house for the purposes of the 7th house matters. Okay. In case the second house too does not contain the मूल त्रिकोण, then we proceed to the 4th house. Please refer. ठीक है. For further details, ठीक. वही है second, 4th, then marriage देखना है तो 8th. ठीक. Under systems approach, what are the auspicious houses? All houses except 6, 8, and 12 are auspicious houses. Which are frequently commonly asked questions? Which is the house / planet to look for pets such as dogs, cats, etc. आप घर में जो pets रखते हैं, 5th house and Venus. अब देखिए, very important, जो मैंने आपको लोगों को बोला था कि combustion को हम ठीक से समझेंगे. What combustion means? मतलब अस्त होना, किसी ग्रह का अस्त होना, जिसको अंग्रेजी में combustion कहते हैं. Combust planets को कैसे स्टडी किया जाता है? Combust planets कितने दूर रहेगा सन से तो combust होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा. There is no shortcut to that. कि मून से 12 डिग्री, मार्स से 17 डिग्री, मरकरी से 14 डिग्री, Venus 10 डिग्री, Jupiter 11, 7 and Saturn 15 डिग्रीज. सन के दोनों तरफ भी रहेंगे, दूसरे हाउस में भी रहेंगे, तब भी माइंड यू वो अस्त कहलाएंगे. दूसरे राशि में भी, एडजेसेंट राशि में भी चले जाएंगे, बट इफ इट इज इन द within that distance, it will be called combust. Now, question: if the sun is a functional benefic planet, if the sun is a functional benefic planet, is the combust planet always considered weak? हम बोलते हैं ना, ये weak हो गया because it is combust. हम बोलते हैं, ठीक है. इसका जवाब क्या है? इसको समझना होगा. This is a concept that you have to understand. Let us first understand the combustion as a concept. Let us first understand the combustion as a concept. Whenever a planet comes very near to the sun, whenever a planet comes very near to the sun, वो आपको distance हमने बता दिया, वो आपको याद करना पड़ेगा. Very near to the sun मतलब वो distance minimum उतना होना चाहिए. It is divested of its brightness or luster. It is वो उसकी चमक खत्म हो जाती है. चमक मतलब उसकी पावर कम हो जाती है. eclipsed हो जाता है वो. This state is called combustion. While in the state of combustion, the planets lack power to protect and promote significations of houses ruled by them at their own, and they need help. वो कमजोर हो जाता है. कितना कमजोर होता है, कैसे, आगे हम देखते हैं. If combust planet is weak on other accounts too, जैसे कोई प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक भी हो, मैलिफिक होगा तो खराब हो ही जाएगा. बेनिफिक भी है और सन के साथ है. सन अगर फंक्शनल बेनिफिक है, और अगर द प्लैनेट इन क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो इफ इट इज वीक ऑन अदर काउंट्स आल्सो, सपोज वो इन्फेंसी में है, और इट इज अफ्लिक्टेड बाय सम अदर प्लैनेट थ्रू कंजंक्शन और थ्रू एस्पेक्ट, देन व्हाट हैपेंस? If a combust planet is weak on other accounts too, the significations ruled by them do not even take birth. याद रखिएगा.
अगर एक कॉम्बस प्लैनेट बहुत कमजोर हो गया है ना, जैसे मान लीजिए वो 0 डिग्री का है, किसी दुष्ट ग्रह द्वारा वो दृष्ट है, एस्पेक्टेड है, या वो 29 डिग्रीज का हो गया और एट द सेम टाइम वो कॉम्बस्ट है, तो वो बहुत वीक हो जाता है, वो उस एकदम इट बिकम्स पावरलेस टू प्रोटेक्ट इट्स जनरल एंड स्पेसिफिक रिएक्शन। तो इसमें रेमेडियल मेजर्स जो है ना, उस कॉम्बस्ट प्लैनेट को बूस्ट करने के लिए हमें उपाय करना पड़ता है, तभी वो जा करके कुछ फल देगा, अदरवाइज उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। The planets are said to be combust when they are within the below mentioned degrees, जो अभी हमने बताया, मून 12 डिग्री, मार्स 17, मरकरी 14, वीनस 10, जुपिटर 11, सैटर्न 15। ये आपको याद करना होगा। और नहीं अगर याद कर सकते हैं तो कहीं अपने इसमें मोबाइल में एक बना करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, so that सडनली किसी का होता है याद करना, स्पेशली जो लोग यंग हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, एक बार याद कीजिएगा तो जिंदगी में नहीं भूलिएगा। लेकिन अब सम पीपल हु मेमोरी तो थोड़ी सी एज के साथ कमजोर होती है, नहीं याद कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें रख लीजिए। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट समझिए। व्हेन बोथ द सन एंड द कॉम्बस प्लैनेट्स आर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स, अगर दोनों फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हैं एंड आर क्लोजली कंजंक्ट, एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, we have to see their two roles distinctively first। समझिए, अभी बात हो रही है कि सन भी फंक्शनल बेनिफिक है और कॉम्बस्ट प्लैनेट भी फंक्शनल बेनिफिक है, तो उनका रोल्स को हमको इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली समझना पड़ेगा। फर्स्टली, एज द लॉर्ड्स ऑफ द टू ऑस्पिशियस हाउसेस द रूल। ऑस्पिशियस हाउसेस क्यों? क्योंकि दे आर फंक्शनल बेनिफिक। फर्स्टली, एज द लॉर्ड्स ऑफ द टू ऑस्पिशियस हाउसेस द रूल, the significations of both these houses will flourish। एक दूसरे के युति में कॉम्बस्ट है तब भी the functions, the significations of both these houses will flourish and will be connected to each other except the short run transit malefic influences which will stress the combust planet comparatively more than the sun। देखिए, प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट अगर कॉम्बस्ट हो जाता है तो वो अपना काम तो करेगा। सपोज कोई प्लैनेट मान लीजिए कॉम्बस्ट हो गया सन के साथ आकर के, इट इज लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस है, बेनिफिक है, अदरवाइज वो वीक नहीं है, तो वो 10th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ट्रांजिट में वो बहुत कमजोर हो जाएगा, बिकॉज उसकी पावर जो ओरिजिनल पावर होनी चाहिए थी, इफ इट वाज नॉट कॉम्बस्ट, वो कॉम्बस्ट होने की वजह से उसकी पावर घट गई, तो वो ट्रांजिट में वो मार खाएगा ज्यादा compared to any other planet which would suffer, any other strong planet which would suffer in transit. That combust planet will suffer more in transit in comparison, more than the sun se zyada suffer karega। Secondly, the role of a combust planet, the combust planet is considered as a weak planet। ये आप लोग समझ लीजिए, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं combust है तो weak है, as a weak planet। But in case the sun and planet involved are functional benefics, the weakness of the combust planet is operatively only at the time of natal or transit afflictions। बताया हमने, ट्रांजिट के टाइम में ही खाली उसका जो है वीकनेस, ट्रांजिट में अगर 10th हाउस जैसे बोला हमने कि 10th हाउस का लॉर्ड, अदरवाइज ठीक है लेकिन कॉम्बस्ट है तो वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो ट्रांजिट में कहीं किसी फंक्शनल मैलिफिक से टकरा गया तो फिर 10th हाउस को वो नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए ट्रांजिट को हमेशा हमको बहुत बारीकी से समझ करके हमको वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। एज एस्ट्रोलॉजर्स वी शुड नो ऑन एनी गिवन डे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है। हमारे हॉरोस्कोप में आपका कोई क्लाइंट जब लेकर के आता है तो ट्रांजिट उसका जरूर देखिए। Where the sun is a functional benefic planet, the magnitude of malefic influences, where the sun is a functional benefic planet, the magnitude of malefic influences on combust planet is significantly less। Natural है, if it is sun is a functional malefic, the effects can be disastrous।
The weakness of a compass planet is made up through the application of a kavach. वो तो खैर रेमेडीज पर जब हम आएंगे तो वो कॉम्बस प्लैनेट्स के लिए कवच बना के पहनाया जाता है. वो जरूरी होता है. अगर कंबस्शन के चलते कोई प्लैनेट, इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर वीक हो गया, then you have to, resort to certain remedial measures, which you have to. It is a must. Otherwise, one suffers. The weakness of a combust badly placed and afflicted planet is made up through the application of a kavach. ठीक है. Can we call the combust planet weak? Yes, it is a weak planet. General एक उसका categorization is, time तो बहुत हो गया. Categorization is done as a weak planet. Should we continue या फिर हम next week करें? Continue. अच्छा, combustion complete कर लेते हैं. The weakness, can we call the combust planets weak? Yes, the weakness due to combustion gives high and low tides in life and need astral strength for the planets to enable them to fight natal and transit afflictions. We understand we understand that when combust, a planet will transfer its significations to the sun. क्या sun के ऊपर भी असर होगा? Is it right? Does that mean that if, say, the Lord of the Sixth gets combust, the sun will take on its qualities of dispute, conflict, and injury, even if their orb of conjunction is more than 6 degrees? इसका जवाब है, if a functional malefic planet, if a functional दुष्ट ग्रह, malefic planet, closely influences any other planet or even the sun, a functional malefic planet will certainly color the significations of the planet under its influence negatively. Sun को भी वो असर करेगा, बुरा असर. Functional malefic planet sun से close रहेगा तो it will act as a normal conjunction. Sun को भी वो weak कर देगा. The orb of application is restricted to 5 degrees. वो तो है ही है. Is there ever a time when the transit influence continues for a longer duration? ये दूसरा क्वेश्चन आ गया. हमने बताया था आपको, जनरली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांजिट इन्फ्लुएंसेस इज अराउंड 4 months व्हेन राहु केतु एक्सिस इज स्टेशनरी. ये देख लीजिएगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. As for the sun, to what extent the influence of the combust planet helps, as the combust planet will be weak and not in a position to help the sun. Sun के ऊपर क्या आएगा? When both the sun and the combust planet are functional benefic planets, दोनों अगर functional benefic planets हैं and are closely conjunct, one should see their role as the lords of 2 houses they rule. The significations of both these houses will flourish and will be connected to each other except the short run transit malefic influences. ये बात हो चुकी है, this is just a repetition. In a situation where the dispositor of the sun is combust, in a situation where dispositor of the sun is combust, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक ही घर में होंगे. Dispositor of the sun is combust, मतलब वो sun के साथ ही बैठा हुआ है ना. In a situation where the dispositor of the sun is combust, the sun indirectly hurting itself by causing combustion to its own dispositor. Yes. वो अपने dispositor को combustion के द्वारा weak कर रहा है. वहीं dispositor बैठा हुआ है, तो वो घर कमजोर हो गया ना, तो sun भी कमजोर हो गया. It is indirectly hurting itself. Would be there more weakness to both dispositor of the sun and the sun itself if the sun were a functional malefic planet for the ascendant in question. अगर sun malefic है तो बहुत कमजोरी हो जाएगी, dispositor अगर उसका weak है तो, क्योंकि dispositor weak होने का मतलब उसके साथ में ही बैठा है ना, तभी तो dispositor उसका अगर weak हो रहा है, उसके साथ में ही बैठा हुआ है. डिविजनल चार्ट्स पे अगर कुछ आप लोग को पूछना है तो पूछिए. नेक्स्ट हमारा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में डिविजनल चार्ट था, उसके बारे में कुछ पूछ लीजिए, नहीं तो अगर बचेगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कुछ अगर हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट वाली बातें हमने कर ली. डिविजनल चार्ट्स में आप लोग को अगर कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमसे पूछिए अभी डिविजनल चार्ट्स के बारे में. डिविजनल चार्ट्स कैसे देखा जाता है ये मैं समझा चुका हूं आपको. नवांश से क्या देखते हैं बताइए. Marriage. Marriage in general. Marriage and
ओवरऑल लाइफ भी देखते हैं, ठीक है, नवांश से। नवांश से नवांश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट supplementary chart to the main chart, but other divisional charts we only see specific things. अगर आप लोग बोलेंगे मैं बोलूंगा, क्योंकि टाइम काफी, हाँ बोलिए, बताइए। No, sir, can we have this as a, maybe 10-15 minutes next class, so that we can. करते हैं, okay. How do you interpret the transit effects with regards to divisional charts? Divisional chart, there is no transit effect. No transit effect is to be seen. ठीक है? Transit effects only in the Rashi chart. Are the planetary aspects considered in the divisional charts? Yes, ये हम पढ़ते आए हैं। उसमें भी डिग्रीज नहीं देखते हैं, but हम aspects को देखते हैं। Then do we consider the Navamsa chart even for questions other than marriage? Is it correct? Why not use the relevant divisional chart? इसका जवाब यह है, in the Navamsha, the strength of the planets is seen, all the planets in the Navamsha. If some planet which is strong in Rashi chart and is in the sign of debilitation in Navamsa, that planet becomes weak. So its general signification in the Rashi chart, if it becomes debilitated in Navamsa, that particular signification, suppose education ka determinant, prime determinant education ka, suppose वो नीच का हो गया, debilitated हो गया Navamsa में, then education gets affected. Okay, in divisional chart. We study the main chart, then try strength of planets in the Navamsa besides studying the Navamsa for marital happiness and general fortune. Navamsa mainly marriage and general fortune के लिए देखते हैं, but all the significators of the main chart, we have to look at them in the Navamsa. If they become weaker, then the aspect that they represent, or the part aspect of life for which they are responsible in dispensing the results, that becomes affected adversely. वो कमजोर हो जाता है। जैसे प्रोफेशन का स्वामी, अगर प्रोफेशन का प्राइम डिटर्मिनेंट नवामसा में नीच का हो गया, तो प्रोफेशन को सेटबैक होगा। It cannot improve in the Navamsha or any divisional chart. Please remember, it can become sound. Like in this horoscope, Saturn is very weak here, but it is sitting in its, Mol Trikon Rashi in the Lagna, in the Dashans. So it is sound. It does not, had it become weaker here, अगर Saturn मान लीजिए कि इसमें Aries में चला जाता, तो ये खत्म था, ये नौकरी वोकरी में बहुत दिक्कत आनी थी। Anyway, चलिए ठीक है। We study main chart, then try strength of planets in the Navamsa besides studying the Navamsa for marital happiness and in general fortune. For the other aspects of life, in addition to the main chart and Navamsa, for every aspect we study both main and Navamsa. But for specific aspects of life, the concerned divisional chart is also studied. For example, the Panchamsa is used for analyzing the level of intelligence, D5. And while Ekadasamsa is examined for identifying income. Okay? Ekadasamsa is D11. How do you interpret the transit effects with regard to divisional charts? No transit effects. See, that's a simple jawab hai. The ascendant lord of a divisional chart, when containing a Mool Trikona, should be looked at to see if it is badly placed or not and in which house. So if there is no Mool Trikona in the divisional ascendant, then do you look to the sun as in the Rashi for self? You have to look for the strength of all the significators identified as per the natal Rashi chart in the divisional chart. Can you explain how to analyze divisional charts? I have already taught you, but एक मैं मार देता हूँ reading, फिर से आप लोग धीरे से मारता हूँ, सुनिएगा। आप लोग जानते हैं, divisional charts are examined for trying the strength of planets for particular aspects of life. For the birth of a child, for example, one has to see D7 Saptamsa. If the operating sub period is in strength in D1 Rashi chart, D9 Navamsa and D7 Saptamsha, it fulfills the desires of the person regarding progeny. Okay. Similarly, you can see D10 Dasamsa for profession,
D9 for general fortune and marital affairs, etc. The planets in strength, dignity, bless the native, while the planets in stress, weak state cause harm or are vulnerable to harm. We have to see the following in the divisional chart. What do we have to see in the division chart? We have to see the following: the lord of the concerned house or the prime determinant of the particular aspect of the Rasi chart. उसका स्ट्रेंथ आपको डिविजनल चार्ट में देखना है. कंसर्न डिविजनल चार्ट में कहीं वो वीक तो नहीं हो रहा है. इट कैन नॉट बिकम स्ट्रॉन्गर. प्राइम डिटरमिनेंट इन लग्न चार्ट. हाँ जी, किसको देखना सर? द प्राइम डिटरमिनेंट इन द लग्न चार्ट फॉर अ पर्टिकुलर मैटर. यस, उसको देखना है डिविजनल चार्ट में उसकी क्या पोजीशन है. डिविजनल चार्ट में वो कहीं कमजोर तो नहीं हो गया. ठीक है. नंबर 2, सिग्निफिकेटर ऑफ द कंसर्न्ड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. कंसर्न्ड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैसे क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि 10th हाउस प्रोफेशन का जो डिटर्मिनेंट है उसका हमको डिविजनल चार्ट में दशांश में या नवांश में पोजीशन देखना है. कहीं ये प्रोफेशन का डिटर्मिनेंट वीक तो नहीं हो रहा है, कहीं डेबिलिटेटेड तो नहीं हो रहा है, कहीं 12th हाउस में दुष्ट स्थान में जाकर के तो नहीं बैठ रहा है, या किसी से अफ्लिक्टेड तो नहीं हो रहा है. एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट. ओके. The lord of the ascendant of the divisional chart, if the ascendant contains a मूल त्रिकोण राशि, हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एडिशनल डिटर्मिनेंट हो जाता है. डिविजनल चार्ट में मूल त्रिकोण राशि अगर लग्न में है तो कंसर्न डिविजनल चार्ट है. जैसे D10 है तो लग्न में अगर मूल त्रिकोण राशि है तो उसका स्वामी becomes an additional determinant for profession. For general predictions, the above will suffice, while for current situation, the sub-period Lord's position in the main chart, D9 chart and concerned divisional chart, besides the transit in the main chart, will give you further clues. So these are some of the important, और भी हैं, but ये most important चीजें मैंने आपको आज cover करवा दिया है. कुछ अगर concepts जो हैं आपके कुछ अगर if you have any other questions, ये अभी फिर 3-4 दिन का आपको जो मौका लगेगा. अब तो last 3 days हमारा तो winding up होता है. It will be all general only. 1-2 चीजें उसमें हम और करेंगे. एक आध चीज है miscellaneous कुछ छूट जाता है. इसमें कुछ रह गया आज के में? नहीं, अब आज कुछ नहीं रह गया. अब वैसे तो देखिए बहुत चीजें हैं, इसका कोई अंत नहीं है. Where are the indicators of karma? ठीक है, तो ये तो एंडलेस है. मैं बता दूं, जनरल एफएक्यूज में कुछ रह गया सर आज के में? जनरल एटीट्यूड तो आपको लग्न से देखना है. एफएक्यूज में सर? हाँ, क्या चीज? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कुछ रह गया सर आज का जो था? नहीं, वो तो करेंगे तो फिर 2 बज जाएगा रात का. लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें सारे कवर करवा दिया है. सर इसका कॉपी आपने जो लिख के रखा है क्या मिल सकता है क्या सर? ये दे जनरल देंगे. हाँ, मैंने लिख के तो रखा है, मैंने टाइप नहीं किया. मैंने टाइपिंग कर दे मिल जाएगा. स्कैन कॉपी भी मिल जाएगा तो चल जाएगा. ठीक है, मैं दे दूंगा लिख कर. मैं हैंड रिटन है, दे दूंगा मैं आपको. ठीक है ना, दे दूंगा. जल्दी मत कीजिएगा. आप लोग हैं नहीं भी, बाद में भी हम दे सकते हैं. नहीं, ये वीडियो को सुनिएगा ना, इसमें नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड. नहीं होगा तो एक क्लास और कर लूंगा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. कुछ राइटिंग में नहीं है बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये था आज का. अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया, 11:15 हो गया. सो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड नथिंग मच. अब बचता नहीं है कुछ खास. आप लोग कुछ अगर आप लोगों का होगा तो आप लोग देखिएगा, है ना. क्या आप लोगों कुछ पूछना होगा तो आप लोग नोट करके लाइएगा. मैं देखूंगा कहाँ तक मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ. I think most of the concepts are clear. I get the feeling most of the concepts are clear. अमित जी का तो क्लियर हो ही गया होगा, वो तो पूछते हैं. हरीश जी थोड़ा कम बोलते हैं. डॉक्टर विजय कुमार भी पूछते हैं. मनोज जी भी कम पूछते हैं. और मनीषा जी तो आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती है. तो इसका मतलब या तो सारा समझ में आ जाता है या फिर मैं समझा नहीं पाता हूँ.
आप लोग बताइए मुझे, क्लियर हुआ कोर्स की नहीं हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. फायदा हुआ ना? अपने अपने हॉरोस्कोप को आप देख लीजिएगा वैदिक से, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहा है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम की आवश्यकता है, ठीक है? नहीं तो आपके मोर और लेस जो है लाइफ के इवेंट्स जो हैं, योर जनरल ट्रेंड इन लाइफ, हाउ यू हैव बीन, हाउ यू आर डूइंग, हाउ योर प्रेजेंट पीरियड इज, कैसा टाइम निकल रहा है, ये सब मैच करेगा आपका, ठीक है? आप सर बुक्स का बताने वाले थे। सर बुक्स में बता दूंगा, बुक्स में आपको बता दूंगा, बुक्स में बता दूंगा। सर अभी क्या रह गया अब सर नेक्स्ट क्लास में? अभी कुछ खास नहीं रह गया यार। एक तो देखूंगा मैं, एक तो एक जनरल एक खांचा है, हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप, ठीक है? वो एक हॉरोस्कोप में कैसे स्टेप वाइज करते हैं, एक क्लास वो है। फिर एक शायद कुछ मिसलेनियस एक दो टॉपिक्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो रह गए थे एंड में मैंने किया था, मैं देख लूंगा। और सर, वो लास्ट आपने वो सर डिग्रीज का था सर, आप बोल रहे थे कि डिग्रीज हम कभी 1 और 2 तक भी ले लेते हैं वो conjunction। बता देंगे। वैसे अभी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, सुन लीजिए आप। नॉन मूल त्रिकोण हाउस जो होता है ना, उसके Yes, sir. एमईपी के दोनों तरफ 5 डिग्रीज तक ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। नॉन मुकुट नॉन मूल त्रिकोण, एनी फंक्शनल मैनिफिक प्लैनेट, अगर एमईपी 10 डिग्री का अगर एमईपी 10 डिग्री का है, नॉन मूल त्रिकोण राशि में 15 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर के और 15 डिग्री के बीच में अगर किसी फंक्शनल मैलेफिक की निगाह है तो वो उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है? मूल त्रिकोण राशि में क्या है, लेकिन आप 5 डिग्री ही मान के चलिएगा, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ अगर करेक्ट नहीं है तो इसलिए लीवरेज रखा जाता है, थोड़ा सा मार्जिन। नॉन मूल त्रिकोण राशि में है विद द प्रिजम्पशन दैट द टाइम ऑफ बर्थ इज स्पॉट ऑन, तो देखिए जो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, सपोज इट इज अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस, ठीक है? फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना, दैट इज 1 डिग्री। वो 1 डिग्री के आसपास किसी प्लैनेट के जाएगा, या एमईपी को एस्पेक्ट करेगा, तभी वो असर करेगा, 1 डिग्री। और अगर वो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट जो होता है, मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट, उसका ऑर्बिट होता है 2 डिग्रीज का। वो 2 डिग्रीज फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, सिंगल फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, नॉट द मोस्ट मैलेफिक, वो 1 डिग्री से असर करेगा। और जो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है वो 2 डिग्री से असर करेगा। और एनी अदर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, जो कि मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट, अगर वो खुद अफ्लिक्टेड है तब उसका ऑर्बिट फिर 2 डिग्री हो जाता है, फिर वो 2 डिग्री दूर से ही असर करेगा। These are the rules, okay, but we don't follow them strictly because time of birth का आपको पता है 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर नीचे होता ही है, तो फिर एमईपी चेंज हो जाता है उस हिसाब से। तो आप देखेंगे आपको 5 डिग्रीज वाले कॉन्सेप्ट से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो बीटीआर भी इसमें होता है। आई थिंक आई हैव वन एग्जांपल ऑफ बीटीआर आल्सो, आई एम फॉरगेटिंग। शायद एक बीटीआर हमने इसमें किया था, नवांश में चेंज करके, डिग्री को चेंज करके कुछ बीटीआर हमने किया था। अगर वो होगा तो मैं आपको डिस्कस, लेकिन बीटीआर तो केपी में ही ठीक से होता है, ठीक है? तो चलिए, इट वाज अ लॉन्ग क्लास टुडे, आप लोगों का बहुत टाइम लिया हमने, एंड आई होप इट वाज फ्रूटफुल। आई होप इट वाज फ्रूटफुल, एंड व्हाटएवर प्रॉब्लम्स, जो शक शंका आपके दिमाग में रही होगी, वो आज मैंने कोशिश किया उसको दूर करने का। ठीक है, चलिए, देन दैट्स इट, ओके, Good night, Yes, sir. sir. Thank you, sir. बाय बाय एंड गुड नाइट, गुड नाइट।